आप सभी को मेरा नमस्ते। चलिए आज हम प्रश्न संख्या 31 से करते हैं। मेरा निकटता जनित आत्मविज्ञापन उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता जो आँख को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए ही अंगारों को घेरे रखती है। अपने स्मृति चित्रों के संबंध में उक्त विचार किस रचनाकार का है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली। तो कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है, क्योंकि बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी में आती है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी, तो ये सब आती है। निम्न में से कौन सा वाग्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा वाग्य यंत्र नहीं है? दांत वाग्य यंत्र है, ओष्ठी वाग्य यंत्र है, कंठ भी वाग्य माने बोलते हैं ना उसको, वाग्य यंत्र है। तो कर्ण जो है वाग्य यंत्र नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है। गुरुजी की खेती बाड़ी संस्मरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, मधुरेश, रमेश चंद्र साहा, भारत यायावर। आंसर होगा डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। निम्न में से भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में समाविष्ट भाषा है। तो अष्टम अनुसूची में कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? नेपाली को। रिचर्ड्स के अनुसार काव्य की भाषा के अर्थ की दृष्टि से कितने भेद हैं? तो कितने भेद है काव्य के? तो काव्य के हो जाएंगे 4 भेद। तो ये रिचर्ड से प्रश्न पूछ लिया गया। संयुक्त व्यंजन श किन दो व्यंजनों के मेल से बना है? तो किन दो व्यंजनों के मेल से बना है? क हलन और श से बना है। ठीक है। तो ये व्याकरण से पूछा गया। कोरवी किस बोली का दूसरा नाम है? तो कोरवी जो है वह खड़ी बोली का दूसरा नाम है। निम्नलिखित यात्रा वृत्तों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछ लिया। तो क्या हो जाएगा? गया यात्रा, विलायत यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। तो ये प्रकाशन वर्ष से पूछा गया, तो इसको भी याद कीजिएगा। श्रीपत राय के संपादकत्व में हंस का रेखा चित्र विशेषांक कब प्रकाशित हुआ था? तो श्रीपत राय जो थे वो प्रेमचंद के पुत्र थे। तो ये मार्च 1939 में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हंस का जो प्रकाशन था प्रेमचंद किए थे 1930 में शायद किए थे। अगर राजेंद्र प्रसाद यादव को देखें तो वो भी 1986 में किए थे। इसके बाद अगर देखें उनके पुत्र श्रीपत राय तो वो मार्च 1939 में किए हैं। तो 1900 यानी कि पहले प्रेमचंद फिर श्रीपत राय, माने वो हंस का रेखा चित्र विशेषांक में किए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। प्रेमचंद 1936 दे रहा है यहाँ। आइए 41 नंबर। उसने कविता लिखी, कविता का स्तर उठा। उसने प्रेम किए, महिलाओं का स्तर उठा। उसने नौकरी की, संस्थानों का स्तर उठा। वो बोला, वार्ता का स्तर उठा। वो नहीं बोला, मौन का स्तर उठा। शरद जोशी के उक्त व्यंग किस केंद्र में है? तो ये जो कथन किसका था? ये अज्ञे जी की कथन है। ये आलोचना से पूछ लेंगे, बहुत अंदर, बहुत गहराई से, तो नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हम कर सकते हैं। आइए 42 नंबर। किसी घटना को अपनी मानसिक इमेज से दीप्तिमान करके पुनः प्रस्तुत या मूर्त कर देना रिपोर्ताज का सहज धर्म है। रिपोर्ताज संबंधी उक्त विचार किस विद्वान का है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। रिपोर्ताज से प्रश्न पूछा गया यहाँ पर। किसी भाषा में राष्ट्रभाषा बनने के लिए आवश्यक गुणों के संदर्भ में असत्य चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? उसे सरकारी कर्मचारी आसानी से सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं। वह समस्त देशों में धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप से प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। वह अधिकांश देशवासियों द्वारा बोली जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। ऐसे भाषा को चुनते समय अस्थायी या क्षणिक परिस्थितियों का विशेष महत्व दिया जाए तो यह नहीं होगा। आइए 44 नंबर प्रश्न। तुलनात्मक साहित्य के संदर्भ में सत्य का चयन करें। तुलनात्मक साहित्य एक स्वतंत्र विषय है, तो ये स्वतंत्र तो नहीं कह सकते हैं।
तुलनात्मक साहित्य में से विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्य की संपूर्ण इकाई के रूप में व्यापक पहचान की और अधिक संभावना बनती है। तो ये भी नहीं होगा। ये काम केवल विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्य की तुलना से ही नहीं वरन मानवीय ज्ञान और प्रतीतियों विशेष रूप से कलात्मक तथा वैचारिक क्षेत्रों के साथ तुलना से ही संभव हो सकता है। तो ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं, तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में केवल क्षेत्रीयता और भौगोलिकता तथा वैचारिकता जाति के आश्रय से ही हिंदी साहित्य के विशेषण का प्रसार होता है। तो यह नहीं होगा ये होगा। ठीक है, इतने अंदर से प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तुलनात्मक साहित्य पढ़ना ही पड़ेगा। भट्ट लोलट के अनुसार आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ क्या होता है? तो भट्ट लोलट, भट्ट भट्ट करने से क्या होता है? एक आवाज़ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा उत्पत्ति। क्षयवाद युग में यात्रावृत्त लेखकों द्वारा यात्रावृत्त लेखक में व्यवहृत शैली कौन सी? जब यात्रावृत्त लिखते हैं तो उसकी शैली क्या क्या होती है? निबंधात्मक शैली होती है, पत्र शैली होती है, कथात्मक शैली होती है, तीनों। तो उपयुक्त तीनों इसका आंसर हो गया। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये संविधान जो है अनुच्छेद 343 जो भाग 1। निम्न में से कौन सा वर्ण पंचमाक्षर के अंतर्गत नहीं है? तो पंचमाक्षर में क्या आता है? 5 आता है। तो कौन सा नहीं है? तो ये श जो है वह नहीं है। बता ना, क च ट त प। जिस भाषा का प्रयोग राज्य के कामों में होता है वह भाषा क्या कहलाती है? सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहते हैं। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से कब माना जाता है? तो अपभ्रंश भाषा का काल पूछ लिया तो कब मानते हैं? तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक को हम मानते हैं। अर्ध सरकारी पत्र का अंग्रेजी समानार्थी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेमी ऑफिशियल लेटर। काव्यशास्त्र, पोएटिक्स एवं भाषण शास्त्र, रिटोरिक्स किनकी पुस्तकें हैं? तो हो जाएगा अरस्तु। निम्नलिखित में से अंतर्गत नहीं है तो कौन सा असंगत नहीं पूछा गया है? तो ये रागे राघव तूफानों के बीच जो ये असंगत नहीं है, माने ये सही है। अब जुलूस रुका है धर्मवीर भारती का तो है नहीं, युद्ध यात्रा विवेक की राय का भी नहीं है, नेपाल क्रांति ये भी रेणु जी का नहीं है। हिंदी भाषा किस प्रदेश की साहित्यिक अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम नहीं है? तो किसका नहीं है? गुजरात का नहीं है। जैसा कि अन्य सभी के लिए सत्य है, भाषा के विषय में असत्य नहीं है कि परिवर्तन और असर्थ ही उसके जीवन का द्योतक है। भाषा के स्वरूप से संबंधित उक्त मत किस विद्वान का है? तो ये भाषा के बारे में पूछा गया तो ये भोलानाथ तिवारी का है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे कुल इसमें से यानी कि मैंने कुल कितने प्रश्न 90 प्रश्न अटेंड किया था तो मेरे कुल इसमें 85 प्रश्न सही थे। भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें राष्ट्रभाषा बनने के लिए आवश्यक सभी गुण हैं। स्थापना किस विद्वान का है? तो स्थापना हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। किस तारीख को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो किस वर्ष? 14 सितंबर। 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अलंकार सिद्धांत से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? आचार्य भामा ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है, तो ये सही है। उनके अनुसार लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाली चमत्कारपूर्ण वाणी अतिशयोक्ति है, तो ये भी सही है। यह अतिशयोक्ति ही औचित्य है, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बिना कोई अलंकार संभव नहीं है, तो ये भी सही है। तो ये हमारा सी जो है वह असत्य कथन हो जाएगा। विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो विरेचन सिद्धांत पूछा है तो यह अरस्तु है। अगर अनुकरण पूछ लिया तब भी आप अरस्तु लगाएंगे। अगर त्रासदी पूछा तब भी आप अरस्तु लगाएंगे।
निम्नलिखित में से कमलेश्वर द्वारा संपादित संस्मरण पुस्तक कौन सा? कमलेश्वर का पूछा है, तो कौन सा हो जाए कमलेश्वर का? तो अपनी निगाह में। दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है, तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी राजस्थानी बोला है, तो ये हो जाएगा मालवी। ठीक है, मालवी। चलिए इसको कर लेते हैं। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किस विद्वान ने भाषा की उक्ति परिभाषा दी है? तो देवेंद्रनाथ शर्मा, राजमणि शर्मा, भोलानाथ तिवारी, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। आंसर हो जाएगा भोलानाथ तिवारी। चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत बड़े प्रश्न है, अगर समझ के नहीं करेंगे तो कठिनाई होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो और भी मैं PIQ लेके आऊँगी। तो ये अभी आज मैं छोड़ देती हूँ 60 नंबर प्रश्न तक, फिर शुरुआत करते हैं कल से। चलिए सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बने रहें मेरे साथ।